भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आज नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया है, जो कि उन 5 सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट का हिस्सा है जिसे आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा। असल में इसरो ने 7 सैटेलाइट का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जिसका नाम NAVIC है और इसे अब ज़्यादा सैटेलाइट जोड़कर बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि साल 1999 में कारगिल वॉर के दौरान भारत सरकार ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन जानने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। तब अमेरिका ने GPS सपोर्ट देने से मना कर दिया था। इसके बाद ही भारत अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाने में जुट गया था। हवन पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने कल नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। धार्मिक अनुष्ठान के बाद संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा, जिन्हें उन्होंने नए संसद भवन में स्थापित किया। इससे पहले पीएम ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान किया। IPL 2023 का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच है। तय शेड्यूल के अनुसार ये मुकाबला 28 मई को शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना था। हालांकि बारिश की वजह से इस मैच में टॉस भी नहीं हो सका। ऐसे में IPL 2023 के चैंपियन का फैसला 29 मई को होगा। हालांकि बारिश की संभावना 29 मई यानी आज भी है। अहमदाबाद में शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच बारिश हो सकती है। बारिश के कारण खेल नहीं हो सका तो गुजरात की टीम चैंपियन बनेगी, क्योंकि गुजरात की टीम लीग स्टेज पर 20 अंकों के साथ शीर्ष पर रही थी। 2021 की जनगणना अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अभी तक जनगणना के नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने हैं, जिससे पहले कर्मचारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करनी है और ऐसे में जनगणना का काम शुरू होना संभव नहीं है। लेकिन अब जब भी जनगणना होगी वह डिजिटली की जाएगी, जो कि देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें लोगों को 31 सवाल पूछे जाएंगे। बता दें कि जनगणना का काम कोरोना महामारी के कारण पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस बार डिजिटली जनगणना में लोगों को अपनी जानकारी खुद भरने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस और 15 सालों तक सत्ता में रह चुकी भाजपा, दोनों ही पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। दुर्ग सांसद विजय बघेल के मुताबिक चुनाव में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें भारी मतों से शिकस्त देंगे। सांसद ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उनके मुताबिक सीएम ने शुरुआती दौर में खूब वाहवाही लूटी, लेकिन वर्तमान में जनता सच्चाई जान गई है। इस बार पाटन में कमल का फूल खिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दुर्ग जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों में भाजपा चुनाव जीतेगी। दिल्ली में नई संसद भवन के सामने महापंचायत में शामिल होने जा रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने महापंचायत की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए। साथ ही बजरंग, साक्षी और विनेश समेत 109 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इन पर दंगे फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस एक्शन के बाद विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर से जा रहे पहलवानों का पुलिस ने पीछा किया और सवाल करने पर सुरक्षा मुहैया कराने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि क्या पता बृजभूषण ने हमारा एनकाउंटर कराने के लिए हथियारबंद लोग भेजे हों। जोशीमठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 3 दिन के रायपुर दौरे पर हैं। इस बार फिर उन्होंने दोहराया कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, बल्कि हम राम राज्य की कामना करते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि अगर वे राजधर्म का निर्वाह करते हैं तो ये ऐतिहासिक होगा। अभिमुक्तेश्वरानंद सोमवार को बोरिया कला स्थित आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा और विशेष पूजन में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने देश में कुछ लोगों के शंकराचार्य होने के दावों को लेकर कहा कि वैदिक धर्म और वेदों की सुरक्षा के लिए 4 पीठों का निर्माण किया गया, हर पीठ पर शंकराचार्य बने। इसके अतिरिक्त कोई भी स्वयंभू शंकराचार्य बनकर आए तो उन्हें सही नहीं माना जा सकता। हर साल IPL का इंतजार भारत की लगभग आधी आबादी कर रही होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी इसी बेकरारी ने IPL की कमाई में 12 गुना इजाफा किया है। कमाई किस तरह बढ़ी, इसे यूँ समझिए। IPL के मैच टेलीकास्ट के राइट्स की डील 5 साल से 10 साल के लिए होती है, मगर इसे औसत सालाना कमाई में बांटें तो 2008 में IPL ने मीडिया राइट्स बेचकर 820 करोड़ रुपए कमाए थे। 2023 में ये कमाई बढ़कर 9,978 करोड़ रुपए हो चुकी है। IPL के पैदा होने से पहले ही BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का खिताब पा चुका है, मगर अब BCCI के लिए IPL सबसे कमाऊ पूत साबित हुआ है।
अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही श्रद्धालुओं की एक बस जम्मू में कटरा से करीब 15 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली के पास मंगलवार सुबह पुल से नीचे गिर गई। इसमें 10 लोगों की मौत और 55 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक बस में बिहार के कुल 75 यात्री सवार थे, जिन्हें हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा ने बताया, घायल लोगों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है और साथ ही अन्य घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। The Russia-Ukraine conflict has been ongoing for over a year, with both countries continuously attacking each other. In the midst of this, Moscow, the capital of Russia, has been hit by a drone attack. However, it is not yet clear who is responsible for this attack. According to Sergei Sobyanin, the mayor of Moscow, a drone attack took place on Tuesday morning, causing a minor damage to several buildings in Moscow. Fortunately, no one was seriously injured in this attack. On the other hand, according to several Russian channels, they claim to have shot down 4 to 10 drones in the outskirts of Moscow. रूस यूक्रेन युद्ध करीब 1 साल से अधिक समय से चल रहा है। ये दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस बीच अब रूस की राजधानी मॉस्को में एक ड्रोन हमला हुआ है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमला किसने कराया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया है कि मंगलवार सुबह मॉस्को में ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें कई इमारतों को मामूली नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि इस हमले में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। वहीं रूस के कई चैनलों की माने तो मॉस्को के बाहरी इलाके में 4 से 10 ड्रोन को मार गिराया है। 60 दिन और 74 मैचों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का फाइनल रोमांचक रहा। आखिर तक गुजरात चेन्नई फैंस की सांसें अटकी रहीं और अंत में जडेजा के मैच विनिंग शानदार चौके के डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। वैसे इस आईपीएल में सीजन हमें कई शानदार मोमेंट्स देखने को मिले। कोहली गंभीर के बीच हुई बहस सीजन की हाइलाइट्स रही। खिताब जीतने पर सीएसके और 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली, जबकि रनर अप गुजरात टाइटंस के 12.50 करोड़ रुपए जीते। वहीं तीसरे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस को 7 और चौथे नंबर की टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 6.50 करोड़ रुपए मिले। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बेंच ने कहा कि सिसोदिया पर लगे आरोप बेहद गंभीर है। वे एक पावरफुल पर्सन है, उनको जमानत मिलती है तो गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा, सिसोदिया पर आरोप है कि शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। ये बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का आचरण सिसोदिया के कदाचार को बताता है, क्योंकि वे एक लोक सेवक थे और ऊंचे पद पर थे। आज पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म में तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसके तहत अब सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को तंबाकू विरोधी चेतावनियां दिखानी पड़ेंगी और अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सिनेमाघरों और टीवी चैनल्स में ये पहले से ही अनिवार्य है। राजधानी रायपुर के ललित महल में आम आदमी पार्टी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4300 नवनियुक्तियों पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सांसद संदीप पाठक ने कहा कि अगर यहां आम आदमी की सरकार बनती है तो वर्तमान से ज्यादा दाम पर यहां धान खरीदी की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को आड़े हाथों में लेते हुए जमकर निशाना साधा और 2 जून को बिलासपुर में महारैली का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के करमारहा सेक्टर में एलओसी के पास भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को पकड़ा है। ये तीनों 30 मई की रात खराब मौसम और बारिश का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसमें सेना के जवानों ने फेसिंग क्रॉस करने के दौरान फायरिंग की। सेना ने इनके पास 10 किलो आईईडी, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और ड्रग्स बरामद किया है। फायरिंग में घायल एक आतंकवादी का पूंछ के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मंगलवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन पर यात्रियों के लिए व्हाट्सएप बेस्ड टिकट सर्विस शुरू की है। यात्री डीएमआरसी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर चैटबोट के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। व्हाट्सएप चैटबोट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इन QR कोड आधारित टिकटों को प्राप्त करने के लिए यात्री या तो डीएमआरसी के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर को अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं या एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे लाइन के साथ सभी मेट्रो स्टेशन के ग्राहक सेवा और टिकट काउंटरों पर उपलब्ध चैटबोट QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स डीएमआरसी नंबर पर हाई भेज सकते हैं और अपने पसंदीदा भाषा का चयन भी कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो की इस सुविधा का उद्देश्य टिकट खरीदने और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने के लिए लंबी लाइन के झंझट से मुक्ति दिलाना है।
भारतीय प्रोफेसर की अगुवाई वाली वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने बड़ी खोज की है। बीते दिनों इस टीम ने ब्रह्मांड में पृथ्वी से 731 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो कि बृहस्पति यानी कि जुपिटर से भी 13 गुना बड़ा है। बता दें कि इसकी खोज प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती की अगुवाई वाली फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने की है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। वहीं इस ग्रह के बारे में सारी जानकारी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स लेक्चर्स पत्रिका में प्रकाशित हुई है। खोज करने वाली इस टीम में भारत, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल हैं। 6 दिन के अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दी। 40 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे। भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। बता दें कि राहुल मंगलवार शाम को अमेरिका पहुंचे, जहां सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और आईओसी के अन्य सदस्यों ने किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह लाइन में क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब आम आदमी हूं, सांसद नहीं हूं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 16 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया और कांग्रेस छोड़ भाजपा में प्रवेश किया। साथ ही 7 अन्य युवक युवतियों ने भाजपा को जनहितैषी पार्टी बताते हुए क्षेत्र के नेता महेश गागड़ा के द्वारा किए गए पूर्व के विकास कार्यों पर भरोसा जताते हुए भाजपा में शामिल हुए। तमाम 37 कार्यकर्ताओं का छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने गमछा और माला पहनाकर पार्टी में प्रवेश करवाया। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, केदार कश्यप, संतोष पांडे और छत्तीसगढ़ संगठन के महामंत्री पवन साय समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने भी नवप्रवेशित युवक युवतियों का जोशीला स्वागत किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक जारी है। इस दौरान बॉर्डर विवाद को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पीएम प्रचंड नई संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे का मुद्दा भी उठा सकते हैं। दरअसल नेपाल ने इस नक्शे पर विरोध जताया है। उनका आरोप है कि इसमें नेपाल के कुछ क्षेत्रों जैसे लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भारत की सीमा में दिखाया गया है। छत्तीसगढ़वाद की आंधी के सामने बीजेपी ने टिके रहने छत्तीसगढ़िया कलाकारों का सहारा लेने की रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ के फिल्म स्टार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अनुज शर्मा ने 23 साल तक हॉलीवुड में अभिनय किया। इसके अलावा गीत संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी के कई गीत गाए हैं। इसके पहले बीजेपी की उत्तर प्रदेश चुनाव में स्थानीय कलाकारों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारने की रणनीति भी रही है। यूपी में मनोज तिवारी से रवि किशन तक बीजेपी में शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन कलाकारों को बीजेपी चुनाव मैदान में उतार सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को अब आम लोगों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया गया है, जिसके बाद से आज 1 जून से दर्शक राष्ट्रपति भवन को देख सकेंगे। फिलहाल अभी यह सुविधा हफ्ते में 5 दिन ही उपलब्ध है। वहीं राष्ट्रपति भवन के लिए विजिटिंग आवर्स सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी और इस दौरान 7 बार स्लॉट में बुकिंग करा सकेंगे। हालांकि अभी दर्शक राष्ट्रपति भवन में उन्हीं जगहों पर दौरा कर सकेंगे जो पहले से दर्शकों के लिए खुले हैं। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी ने बताया है कि यहां घूमने के लिए दर्शकों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। खेल के दौरान चोटिल हुए महेंद्र सिंह धोनी की गुरुवार को घुटने की सर्जरी की गई। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। सीएसके सीईओ काशी विश्वनाथ ने धोनी को अगले सीजन के मिनी ऑक्शन से रिलीव किए जाने पर कहा, सच कहूं तो हमने अभी नहीं सोचा है। ये धोनी पर निर्भर करता है कि वो आगे क्या फैसला लेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजधानी रायपुर में ट्रैफिक सिग्नल्स पर शेड लगाकर वाहन चालकों को धूप और बारिश से राहत देने की काफी अच्छी पहल रही है। एक तरफ जहां शहर के अनेक सिग्नल्स पर शेड्स लगाए गए हैं, तो दूसरी ओर उसे अधूरा छोड़ा गया है। शहर के किसी भी सिग्नल्स पर सभी दिशाओं में शेड नहीं लगाए गए। निगम के अधिकारियों के मुताबिक जितने शेड विधायक निधि द्वारा पारित किए गए, उतने ही संख्या में रायपुर नगर निगम ने शहर के अलग अलग सिग्नल्स पर शेड लगाए। इस पर लोगों का ये मानना है कि पहल अच्छी है। इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए और वहां भी शेड्स लगाना चाहिए जहां नहीं लगाए गए, ताकि इस भीषण गर्मी और आने वाले बारिश में लोगों को राहत मिल सके। महासमुंद जिले के नेशनल हाईवे 53 भगत देवरी के पास सरायपाली की ओर से आ रहे एक ट्रक की सड़क पर खड़े खराब ट्रक से भीषण टक्कर हुई, जिसमें पीछे चल रहा एक ऑयल टैंकर ट्रक भी चपेट में आ गया। टक्कर लगने से तीनों ट्रकों में आग लग गई। वहीं वेस्टेज ऑयल टैंकर के वाहन चालक और क्लीनर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि घटना देर रात 1:30 से 2 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल पूरे घटना की जाँच पुलिस कर रही है।
डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ चल रहे पहलवानों के आंदोलन का अब नक्सलियों ने भी समर्थन दिया है। नक्सलियों की क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन दंडकारण्य कमेटी की प्रवक्ता और खूंखार नक्सली रामको ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों को जिस तरह से घसीटा गया है वह निंदनीय है, लेकिन हमारी बहनों ने तिरंगा झुकने नहीं दिया। पर अब लोकतंत्र के प्रेमी इनके आंदोलन को समर्थन। बिहार के हाजीपुर में एक घर में नई नवेली दुल्हन ने अपने पति को छोड़ दिया। सोशल मीडिया की लत के कारण मोबाइल पर बिजी रहने पर ससुराल और शौहर की रोक टोक उससे पसंद नहीं आई। झगड़ा हुआ और मामला थाने पहुंच गया। दुल्हन ने अपनी आदत छोड़ना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन पति को छोड़ दिया। आज महीने के पहले दिन यानी 1 जून को शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 114 अंकों की तेजी के साथ 62,736 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 39 अंकों की तेजी रही, जिससे 18,579 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में गिरावट और 10 में तेजी देखने को मिली है। सोना 55,850 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, तो वहीं चांदी 76,800 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। बलरामपुर जिले में 3 भालुओं ने मिलकर बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई है और उसके पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भालुओं ने महिला पर नाखूनों के इतने वार किए हैं उसकी मौके पर ही जान चली गई। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। वहीं आसपास के लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन गुरुवार को कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी के कार्यक्रम में गिर पड़े। वे यहां ग्रेजुएशन सेरेमनी में भाग लेने आए थे। भाषण देने के बाद उन्होंने एक कैडेट से हाथ मिलाया और जैसे ही वे अपनी सीट की तरफ जाने लगे, उसी दौरान काले रंग के बैग में पैर फंसने से वे गिर पड़े। एयरफोर्स के अधिकारियों ने उन्हें उठाया, हालांकि खड़े होने के बाद उन्हें मदद की जरूरत नहीं पड़ी। व्हाइट हाउस के कम्युनिकेशन डायरेक्टर बेन लाबोल्ट ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति ठीक है, उन्हें चोटें नहीं आई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चलती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले तो चले गए। अब उसमें सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है। वे गुरुवार को नागपुर के संघ शिक्षा वर्ग कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भागवत ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ। यह स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे वहां के लोग जागे। उन्होंने आक्रमणकारियों को हराया तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया, लेकिन भारत में इस्लाम आज भी सुरक्षित है। अगर हम आपसे कहें कि कैंसर की भयानक बीमारी का इलाज सिर्फ 300 रुपए में हो सकता है तो शायद आपको यकीन ना हो, पर यह सच है। असल में कर्नाटक में शिमोगा शहर में रहने वाले वैद्य नारायण मूर्ति अपने आयुर्वेदिक तरीके से बनाई गई दवाइयों से लोगों की गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए जाने जाते थे। फिलहाल उनका स्वर्गवास हो चुका है, पर उनके बेटे रघुवेंद्र मूर्ति अभी भी पेड़ों की राख, चाल या जड़ों से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी जैसी बड़ी बीमारियों को सही कर रहे हैं। बता दें कि उनका परिवार पीढ़ियों से ऐसा करता चला आ रहा है। कर्नाटक शिमोगा में बने इस अस्पताल का नाम NS नारायण मूर्ति कैंसर उपचार केंद्र है, जहां आप अपनी बीमारी की रिपोर्ट ले जाते हैं और आपको उसकी दवाई दे दी जाती है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता। जो भी लाइन में पहला मरीज होगा उसे दवा दे दी जाएगी और इसका कोई शुल्क भी नहीं होता। एशिया कप 2023 की मेजबानी पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन अब जल्द इस पर बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों BCCI ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को खारिज कर दिया था। अब ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान से छिन सकती है। वहीं एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका को मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेजबानी के लिए तैयार है। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आयोग ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को IPC ने बनाए रखने की आवश्यकता है। इसको हटाने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। हालांकि कानून ने उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता बनी रहे, इसके लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अंग्रेजों के जमाने में चले आ रहे देशद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक IPC की धारा 124A की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज दोनों FIR अब सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बृजभूषण और सचिव विनोद तोमर मुख्य आरोपी हैं। बालिग पहलवानों का आरोप है कि बृजभूषण ने कथित रूप से कई बार छेड़छाड़ की, गलत तरीके से उन्हें छुआ, यहाँ तक कि सांस चेक करने के बहाने उनकी टी-शर्ट भी उतारी। FIR के मुताबिक रेसलर्स ने आरोप लगाया कि बृजभूषण ने उनके पेट पर हाथ लगाया,
चोटिल महिला खिलाड़ी का खर्चा संघ द्वारा उठाए जाने पर शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड की। जब इससे खिलाड़ी ने मना किया तो उनके साथ ट्रायल में भेदभाव किया गया। राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने संगठन को लेकर राहुल से कहा कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से सेक्युलर पार्टी है, विपक्ष एकजुट हो रहा है। वहीं सांसदीय जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 118 अंक मजबूत होकर 62,547 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 46 अंकों की तेजी रही, जिससे ये 18,534 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। सोना 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और चांदी 73,400 रुपये प्रति किलो रही और US डॉलर 82 रुपये रहा। साउथ अफ्रीका में गुरुवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसकी फंडिंग और प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों से डटकर मुकाबला कर जड़ से उखाड़ना जरूरी है।